हेलो बच्चों, आज हम तुम कब जाओगे अतिथि नामक पाठ को समझेंगे, जिसमें शरद जोशी जी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो कि अपने किसी परिचित या फिर रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले जाते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेज़बान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। अच्छा अतिथि वही होता है जो कि पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और एक दो दिन मेहमान नवाजी करा के विदा हो जाए। या तो यहाँ पर जो अतिथि अतिथि शब्द जो कि आ उपसर्ग लगा करके यहाँ बना है, मतलब के बिना, तो जो कि तिथि को बिना बताए चला आए अतिथि। तो यहाँ जो शरद जोशी जी हैं, उनका ये जो पाठ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि तुम कब जाओगे अतिथि, मतलब अतिथि को वो कहते हैं कि बार बार कि तुम कब जाओगे। उनके सामने अतिथि के आने पर जो परेशानी खड़ी होती है तो उन्होंने यहाँ पर उसे बयान किया है। तो यहाँ से वो ये बताते हैं कि आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। मतलब जैसे कि उनके यहाँ जो अतिथि आया है उसे आए हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन बार वो जाने का नाम नहीं ले रहा है और बार बार उनके मन में यही इच्छा प्रकट हो रही है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे से संकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो और उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। तो यहाँ जो लेखक हैं वो यही कह रहे हैं कि आज आपको चौथा दिन हो गया है, मैं आपको हर दिन दिखा करके कैलेंडर भी बदल रहा हूँ, उसकी तारीखें बदल रहा हूँ, लेकिन तुम जाने का नाम नहीं ले रहे। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे, मतलब जो अंतरिक्ष यात्री थे, जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। मतलब आप तो बहुत ज़्यादा नज़दीक से आए हो, और जो अंतरिक्ष पर गए थे वो भी इतने समय नहीं रुके थे। तो उनका उदाहरण दे करके वे अतिथि को मतलब ये संबोधित कर रहे हैं कि तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया और तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टान देख ली। मेरी जो आर्थिक स्थिति क्या है उसके विषय में भी आपने सब कुछ जान लिया। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय है, अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। तो मतलब उन्होंने यहाँ कहा है कि जहाँ से तुम आई हो, क्या उस जगह की तुम्हें याद नहीं आती। आगे जो लेखक है वो कहते हैं कि उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। मतलब जिसके विषय में मुझे कुछ जानकारी नहीं थी कि अतिथि मेरे घर आ रहे हैं, तो मेरा जो हृदय है वो आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। मतलब जो पैसे की भी स्थिति ऐसी आ गई कि मेरे पास इतने पैसे अधिक नहीं थे कि अतिथि का मैं अच्छा आदर सत्कार कर सकूं। उसके बावजूद एक स्नेह भींगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च माध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। और तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि आप समय से चले जाओगे। तो यहाँ जो लेखक का यही कहना है कि जैसे अतिथि जब घर पर आ जाता है तो हम जो खाने में बनाते हैं उससे कुछ हमने अच्छा ही बनाया था। 2 सब्जियां थी, उसके साथ रायता भी था, और खाने में हमने उनके लिए मीठा भी बनाया था। तो हमें पता चला कि है ना, अतिथि आया है और कुछ समय के बाद वो चले जाएंगे। दूसरे दिन
दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने साथ लेकर तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानेंगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। इस तरह उनके मन में विश्वास था कि अतिथि आए हैं और वो चले जाएंगे, हम उनसे आग्रह करेंगे कुछ रुकने के लिए लेकिन वो रुकेंगे नहीं और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपने अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। क्या करते, हमने उस दुख को सहन भी किया, वो नहीं गए और उनके सामने प्रसन्न भी रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, मतलब हमने तुम्हारा अच्छा आदर सत्कार भी किया था, नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की, अच्छा सा लंच भी कराया और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं आगे बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भींगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मतलब जैसे कि आप अपनी इच्छा से आप जाओगे और जब हमारा और तुम्हारा जो बिछुड़ना होगा तो उसमें हमें दुख का अनुभव भी होगा और हम तुम्हें साथ स्टेशन तक भी छोड़ने जाएंगे, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था, मतलब इसके विषय में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है और इसकी चोट मार्मिक थी, मतलब बहुत ही मन में एक मर्म को छूने वाली थी, मतलब ये मुझे परेशान करने वाली थी, दिल को ठेस देने वाली थी। तुम्हारे सामीप की बेला एकाएक यूँ रबर की तरह खिंच जाएगी, मतलब इतना समय तुम्हारे साथ जो बीतेगा यह मुझे पता नहीं था। यह आघात अप्रत्याशित था, एकाएक यूँ रबर की तरह खिंच जाएगी, इससे मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो यहाँ जो अतिथि का जो हमारी भारतीय संस्कृति में यही बताया गया है कि अतिथि देवो भव, अतिथि जो होता है वो एक देवता स्वरूप होता है, लेकिन वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। यह मुझे आज पता चला है, क्योंकि जब मनुष्य जाता है किसी के यहाँ तो एक आतिथ्य का रूप लेके जाता है और कुछ समय रुक करके वह विदाई ले लेता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। तो यहाँ जो अतिथि कहता है कि मैं अपने कपड़े लॉन्ड्री पर देना चाहता हूँ जिससे कि वो जल्दी धुल जाएंगे। मन ही मन विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। यहाँ लेखक यही सोच रहे हैं कि तुम्हें जल्दी जाना है, लेकिन वो कहते हैं कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। तो लेखक ने जो बनियान पहनी हुई थी और उस पर कुर्ता पहन लिया। कहाँ जा रहे हो, पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गईं। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया, मतलब जब उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को शुरू किया था। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। जैसे कि जब उन्हें पता नहीं चला कि है ना वो लॉन्ड्री पर कपड़े देने जा रहे हैं और कब तक रुकेंगे यही नहीं पता था, तो उनकी आंखें बड़ी हो रही थी और उनको डर लग रहा था कि ये अतिथि कितने समय तक रुकेगा। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, निर्मूल मतलब बिना जड़ के। आशंका एक मतलब उनकी एक आशंका एक विचार मन में आया कि अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए हैं और तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी हैं और तुम यही हो।
तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो रही है। तो मतलब यहाँ जो लेखक हैं मतलब उनका यही कहना है कि आपको यहाँ चौथा दिन है और आपके जो शरीर से जो आपके बिस्तर पर जो सलवटें पड़ी हैं वहाँ भी चादर बदली जा चुकी है, लेकिन और जो मुस्कुराहट है वो भी हमारी धीरे धीरे फीकी पड़ रही है, लुप्त हो रही है। लेकिन अभी आप यहीं ठहरे हुए हो और ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, मतलब जो हंसी का वार्तालाप चल रहा था, सब तरह की जो बातें हो रही थी, अब जो मतलब जो ठहाके लग रहे थे वो अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चों के क्षेत्र के सभी कोनों से ठप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर के चुप पड़ी हुई हैं। सारा जो वार्तालाप है वो समाप्त हो चुका है। अब इसे ना तुम हिला रहे हो और ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदार, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया है। और अब एक चुप्पी है, सौहार्द अब सनई सनई बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। तो यहाँ पर जो हर किसी विषय के क्षेत्र से जो सारा जो वार्तालाप हमारा समाप्त हो चुका है और जो प्रेम का जो क्षण थे वो अब धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, मतलब जो मेरी मन की जो भावनाएं उसमें इनको अतिथि को गाली देने का मन कर रहा है, पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा यहाँ व्यक्तित्व चिपक गया है। तो यहाँ जो लेखक हैं वो अतिथि के लिए कहते हैं कि आप ऐसा कौन सा जो मतलब अदृश्य गोंद है जिससे कि तुम्हारा यहाँ पर व्यक्तित्व चिपक गया है और आप जाने का नाम नहीं ले रहे। सब परिवार नहीं समझ मैं ये सब परिवार समझ नहीं पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठता है कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। मैंने कंधे उचका दिए, मतलब जैसे कंधे उचका करके उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, क्या कह सकता हूँ इन अतिथि के विषय में, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं आज खिचड़ी बना रही हूँ और हल्की भी रहेगी। तो उन्होंने कहा बनाओ बनाओ खिचड़ी बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे और खिचड़ी पर आ गए। जब देखा कि उनकी स्थिति आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो वो डिनर लंच सब कुछ कराया और वे खिचड़ी पर आ गए। इसके बाद अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक भी जाना होगा। यहाँ ये लेखक कहते हैं कि तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, मतलब कि जो तुम यहाँ से जा नहीं रहे हो और अगर तुम अपने बोरिया बिस्तर यहाँ से नहीं अगर बांधते हो तो तुम्हारे जाने का ये जो चरम जो क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। तो बार बार वही अपने मन में ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि है ना ये अतिथि यहाँ से नहीं जा रहा है और अतिथि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की जो महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है। कहते हैं ना कि घर हमारा घर जो है स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। तो मतलब अपने घर को स्वर्ग से भी सुंदर बताया गया है, क्योंकि जो मन की शांति है वो अपने घर में ही मिलती है। और दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना कोई दौड़े। जैसे कि मतलब कोई किसी के भी हम घर जाते हैं तो उनकी जो स्वच्छंदता में भी हम एक बांधा बनते हैं। तो तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत की भी तो कोई चीज़ होती है, कि इंसानियत भी तो होती है कि आप आए और आपको समय से चला जाना चाहिए। और गेट आउट भी तो एक वाक्य है जो कि बोला जा सकता है। और मैं मतलब गेट आउट मतलब आप गेट से बाहर जाइए, मैं आपको धक्का मार के भी घर से बाहर निकाल सकता हूँ। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। अब आपको 5वां दिन भी लग गया है।
आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे, मतलब आप घर जाने का निश्चय कर लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकता और लड़खड़ा जाऊंगा, मतलब मैं फिर कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। और क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति है वो डगमगा गई है। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता तो नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। कहा भी जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में कि अतिथि देवो भव, लेकिन एक देवता और मनुष्य तो ज़्यादा अधिक समय देर साथ नहीं रह सकते। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर अगर उतरे, अगर मनुष्य अपनी पे उतर आए तो उसके पूर्व तुम लौट जाओ अतिथि। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो यह पाठ समाप्त हुआ और आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।